Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today our topic is acute infectious arthritis and psoriatic arthritis. First, we will discuss acute infectious arthritis. तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है that it is a acute condition and there is something related to infection. तो इन्फेक्शन कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं और किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है ज्वाइंट तक, बोन तक, हम ये डिस्कस करेंगे. तो एक्यूट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस किस वक्त होता है? ऑब्वियसली इन्फेक्शियस है तो उस वक्त होगा जब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेगा ज्वाइंट स्पेस को. इसमें बोन इटसेल्फ इन्वॉल्व नहीं होती, ज्वाइंट स्पेस में इन्वेजन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया की. तो वहां जाके वो क्या करते हैं, ये आप सारी फोर्थ ईयर में बातें पढ़ के आए हैं कि जब भी कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वेजन होती है तो वहां पे एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइन्स आते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड में जाके क्या करता है, इरोजन और डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है ज्वाइंट की. यही इसकी पैथोजेनेसिस है. ये बहुत सिंपल बातें हैं. उसके बाद है कि इन्फेक्शन हो किस तरह से सकता है, तो उसके डिफरेंट रूट्स है. एक आपको पता है ब्लड के थ्रू किसी भी ऑर्गन तक इन्फेक्शन जा सकता है, लोकल साइट इन्फेक्शन के थ्रू डीप जो इन्फेक्शन है, डीप स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक इन्फेक्शन ट्रेवल कर सकता है, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है उसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड कर जाते हैं. या फिर अगर पेशेंट ने कोई प्रोसीजर करवाया है, जैसे आर्थ्रोसेंटेसिस हुई है उसकी या आर्थ्रोस्कोपी हुई है, तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हम ज्वाइंट में मतलब डालेंगे तो क्या होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट होता है इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, ज्वाइंट स्पेस में इन्फेक्शन करा देगा. ठीक है. उसके बाद है मोस्ट कॉमन, हमने डिस्कस कर लिया कि मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्यूट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस कॉज करते हैं. अब बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन क्या है, स्टैफ ऑरियस. ये आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन एजेंट जो कि एडल्ट्स में भी और चिल्ड्रन में भी एक्यूट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस कॉज करता है, दैट इज स्टैफ ऑरियस. ठीक है. लेकिन अगर जो यंग है ये सेक्सुअली एक्टिव है तो उसमें ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, फिर उसमें गोनोकोकल आ जाता है. वैसे भी गोनोकोकल इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. तो जब भी यंग सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट की बात होगी तो निजेरिया गोनोरिया मोस्ट कॉमन एजेंट है जो कि सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज करता है. ठीक है. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं एक्यूट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस के? अगर कोई जॉइंट डैमेज है, जो हम ऊपर चीजें पढ़ के आए हैं कि किसी भी तरह इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस आपको पता है किसमें ज्यादा होते हैं कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो उसकी इम्यूनिटी को रिड्यूस कर रही है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है कोई पेशेंट. ठीक है. और डायबिटिक्स हमें पता है कि इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं. इसके अलावा कोई ज्वाइंट प्रोसीजर हुआ है, ज्वाइंट डैमेज हुआ है, तो उस केस में भी इन्फेक्शन ट्रेवल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. उसके बाद है सेप्टिक आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन ज्वाइंट जो अफेक्टेड है वो नी है. ये बात आपने याद रखनी है, ये नहीं भूलनी, अक्सर पूछी जाती है और सिनेरियो डायग्नोज करने में भी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि अक्सर जो सिनेरियो आता है वो नी ज्वाइंट का बताया होता है कि नी ज्वाइंट अफेक्टेड है. उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, तो जो इन्फ्लेमेशन के एक एक्टिव इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वो इस आर्थराइटिस में भी वहीं आएंगे. ठीक है. तो हमें पता है रेडनेस होती है, इन्फेक्शन होता है, वहां पे एरिथीमा मिलता है, हमें पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है. तो इसी तरह ज्वाइंट में भी यही आएंगे कि ज्वाइंट स्वोलन होगा, वार्म होगा, पेनफुल होगा, उसकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हुई होगी. ठीक है. इफ्यूजन जो है वो हम पैल्पेशन के थ्रू भी उसको देख सकते हैं. इसके अलावा इन्फेक्शन है तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे फीवर होता है, चिल्स होती है, मलेज होता है. ठीक है. डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजीज है. डायग्नोसिस हमेशा पूछा जाता है आपसे, तो इसलिए ये आपने अच्छे तरीके से करना है. तो डायग्नोसिस हम किसी भी इन्फेक्शन में सबसे पहले तो सीबीसी कराते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट देख लेते हैं, ईएसआर, सीआरपी, ये 3 चीजें हमने लाजमी देखनी होती है किसी भी इन्फेक्शन में. आप कोई भी डिजीज पढ़ रहे हैं, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर वो इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम 3 चीजें लाजमी कराएंगे. सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सीआरपी कराएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स. ठीक है. ये तीनों चीजें हमें इन्फेक्शन के केस में एलिवेटेड मिलती हैं कि ईएसआर एलिवेटेड होता है, सीआरपी एलिवेटेड होता है, और सीबीसी में मेनली डब्ल्यूबीसीज एलिवेटेड मिलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है. ठीक है. इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम ज्वाइंट एस्पिरेशन करते हैं और फिर हम वहां पे जो एस्पिरेट है उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं, उसकी स्टेनिंग कर लेते हैं, उसका कल्चर कर लेते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ताकि हम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज कर सकें. इसके अलावा हम ब्लड कल्चर भी करा लेते हैं.
ये भी हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ही करते हैं ब्लड कल्चर। पीसीआर भी करा लेते हैं, ये गोनोकोकल आर्थराइटिस अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम पीसीआर करा लेते हैं, क्योंकि उसमें ग्राम स्टेन और कल्चर पे हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। ठीक है, इसके अलावा इमेजिंग स्टडीज भी करा लेते हैं, लेकिन नॉर्मली इमेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बुक की हद तक अगर आपसे स्टेप्स पूछे जाएं कि डायग्नोसिस के क्या क्या टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं, तो उसमें आपने जरूर मेंशन कर देनी है कि हम इमेजिंग स्टडीज भी करवा सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। तो हम फौरन से पेशेंट को किसी भी डिले के बगैर एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं अगर हम एक्यूट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किस किस तरह से एंटीबायोटिक्स देंगे, वो एक ये बहुत अच्छा सा टेबल बना हुआ है कि अगर अडल्ट है, हेल्दी है, तो हम उसको स्टेफ ऑरियस के लिए ट्रीट करते हैं। यंग है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो उसको नेज़ेरिया गोनोरिया के लिए हम ट्रीट करते हैं। और अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसके लिए हम फिर पारेंट्रल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं ये आपने बस एक दफा नाम याद कर लेने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल या ड्यूरेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं सेप्टिक आर्थराइटिस की। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में डिस्ट्रक्शन हो जाती है जॉइंट की और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की। इसके अलावा एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो, तो फिर सारी जिंदगी के लिए उसका फिर हिप जॉइंट जो है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑब्वियसली इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब तक हम फिर हिप रिप्लेसमेंट ना करें तब तक जॉइंट फंक्शनल नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है। तो ये हमारा बहुत ईजी सा टॉपिक था, बहुत सारी पुरानी बातें थी, लेकिन ये आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद ये एक हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये 10 to 30% ऑफ पेशेंट्स में होता है और ग्रेजुअल ऑनसेट होता है इसका। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस एसिमेट्रिकल या फिर पोली आर्टिकुलर आर्टिकुलर होता है। पोली आर्टिकुलर का क्या मतलब है कि मोर देन वन ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है इसमें। और साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या हैं कि हमें सॉसेज शेप डिजिट्स मिलते हैं और नेल पिटिंग मिलती है। सोरियासिस स्किन में आपने पढ़ा था कि सोरियासिस स्किन की डिजीज है, तो इसमें प्लेक्स वगैरह बनते हैं, स्किन इन्फेक्ट हो जाती है। तो पेशेंट स्किन डिजीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, या पेशेंट कहता है कि मुझे पहले स्किन डिजीज हुई, मेरे प्लेक्स बनते थे और अब जी मुझे ज्वाइंट पेन स्टार्ट होना शुरू हो गई है, साथ में नेल पिटिंग है, सॉसेज शेप डिजिट्स हैं। तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट सोरियाटिक आर्थराइटिस का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपर एक्सट्रीमिटीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं और स्मॉलर ज्वाइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हम एनसेड्स देंगे। लेकिन अगर आर्थराइटिस किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं, लाइक मिथोट्रेक्सेट, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एजेंट्स। स्टीरॉइड्स जो है वो टिपिकली हम यूज नहीं करते क्योंकि उनका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता सोरियाटिक आर्थराइटिस में। ठीक है, बस इसके अपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स याद रखने हैं और ट्रीटमेंट में ये याद रखना है कि हम एनसेड्स देते हैं, और अगर एनसेड्स देने से भी फायदा नहीं हो रहा और डिजीज परसिस्टेंट है तो उस केस में फिर हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, मेथोट्रेक्सेट या फिर एंटी टीएनएफ एजेंट्स। ठीक है, बस ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। That's all about today's topics. If you have any query, you can ask. Thank you.